प्रेजेंटेशन था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलें जी, बिस्मिल्लाह। कौन स्टार्ट कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं स्टार्ट कर जी बिस्मिल्लाह। मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम है और मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल मॉडल। और मेरे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो सैयद अनस एंड हसन अहमद कुरैशी साहब। लेट्स बिगिन नाउ। द रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एनवायरनमेंट का ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह से एनवायरनमेंट पे अफेक्ट कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो तरह से अफेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट एंड द इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट इफेक्ट की बात करें तो उसमें एक्सीडेंटल स्पिलेज लाइक वाटर बॉडी में जो ऑयल स्पिल हो जाता है एक्सीडेंटल, ठीक है, और emission of hazardous substances, energy consumption, और waste product during manufacturing processes। इसके अलावा ये तमाम डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है एम्प्लॉय की। फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉय है वो अब ऑफिस जाएगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा, उस पर फ्यूल लगेगा, फ्यूल से एमिशन होगी, ठीक है, तो दिस इज द इनडायरेक्ट इफेक्ट। और अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट लाइफ, अब कोई भी प्रोडक्ट बन गई है, अब उसको उसकी प्रोडक्ट लाइफ ख़त्म हो गई है, ठीक है, अब उसको किस तरह से डिग्रेड करना है, या वो डिग्रेड होगी कि नहीं होगी, ठीक है, ये भी एक इनडायरेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। फर्दरमोर डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, ये भी डायरेक्ट इफेक्ट है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फ्यूल्स, अब अपने फ्यूल को किस तरह से डिप्लीट कर रहे हैं, और रॉ मटेरियल्स डिप्लीट करना, उसके अलावा ये तमाम डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है, तो इन तमाम दूसरे इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट पड़ेगा, और फिर इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो फिर ये दोनों चीज़ों पे इफेक्ट हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑब्वियसली इंसान भी उस पर सफ़र करेगा, ठीक है, तमाम पोल्यूशन से ह्यूमन की हेल्थ भी इफेक्ट होगा, तो ये भी एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो है ये फैक्टर्स हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से क्रिएट हो रहे हैं या फिर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से क्रिएट हो रहे हैं। लाइक एयर पोल्यूशन, एयर इमिशन हो रही है, या वाटर कंटेमिनेशन हो रही है, या हैजर्डियस केमिकल्स हैं, या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम फैक्टर्स मिलके जो है वो क्लाइमेट चेंज क्रिएट कर रहा है आफ्टर, ठीक है। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी एक्टिविटी जो कि उसको नहीं करनी चाहिए या फिर अनटू ठीक है, उन तमाम चीज़ों से ये फैक्टर्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये स्लाइड जो है ये स्लाइड इकोसिस्टम इकोलॉजिकल डिजास्टर। बेसिकली सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं सफ़र कर रहा है, इसमें ह्यूमन भी सफ़र कर रहा है, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब है। इमिशन होगी, सॉलिड वेस्ट है, इसके वाटर कंटेमिनेशन है, हैजर्डियस केमिकल्स है, इससे सिर्फ इन्वायरमेंट सफ़र नहीं कर रहा है, पूरा इकोसिस्टम सफ़र कर रहा है। इकोसिस्टम में इंसान भी आ रहा है, जानवर भी आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं, तो उसमें ये वाली एक्टिविटी जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, इससे पूरा सिर्फ क्लाइमेट इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं हो रहा, ह्यूमन भी इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम कुछ डिजास्टर्स की बात कर लेते हैं जो कि पहले माजी में हो चुके हैं और जिससे खतरनाक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कॉज है। फॉर एग्जांपल मर्करी पॉइजनिंग जो 1950 में हुआ था मिनीमाटा बे। उसके अलावा लंदन स्मोक, उसके अलावा 1967 में ऑयल स्पिल हुआ था टोरी कैनन पे, ठीक है ना। इसी तरह से 1984 में डेडली एक गैस जो थी
आइसोसाइनाइड गैस भोपाल में वो लीक हो गई थी। ठीक है, इसी तरह 1986 में चेरनोबिल में न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया था, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर फेल हो गया था वहाँ पे। ठीक है, 1989 में इसी तरह से ऑयल स्पिल हो गया था एक्सॉन वेल्स। ये तमाम डिजास्टर्स हैं जो कि माजी में सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आया और जो आज लोग सफर ही कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तमाम डिजास्टर के बाद हुआ क्या? इन तमाम डिजास्टर्स के बाद एक पब्लिक अवेयरनेस जनरेट हुई, ठीक है, वेस्ट में खासतौर पर 1980s में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स हुए, ठीक है, तो एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट हो गई और जिसका और एक बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस जनरेट नहीं हुई, एक पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट हो गया जिसका मोटिव इन्वायरमेंट था। ठीक है, उसी तरीके से फिर 1970 में सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम में सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था और उनका एक ही मोटिव था, उनका एक ही इशू था, एनवायरनमेंट। ठीक है, 1972 में ये पहली मरतबा ऐसा हुआ जिसमें एक ही एजेंडा है और एक एजेंडा क्या, एनवायरनमेंट। ठीक है, उस पर काम किया गया, उस पर एक कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पब्लिक अवेयरनेस वेस्ट में खास तौर पे क्रिएट हो गई ग्रीन कंज्यूमरिज्म के नाम से। ग्रीन कंज्यूमरिज्म का फिनोमेना वो है कि आपको खास तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट पे और बिजनेस पे कि आपको ऐसी प्रोडक्ट बनानी ई फ्रेंडली का प्रोडक्ट तो लिए हो, इसमें ये अवेयरनेस। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, उसके बाद 1992 में 176 गवर्नमेंट ने एक यूएन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड डेवलपमेंट, जो कि रियो में मुनक्किद की गई। ठीक है, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। बेसिकली उस अर्थ समिट के नतीजे में एक एजेंडा 21 पास हुआ जो कि एक ग्लोबल एक्शन था, ठीक है, टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को और जो बिजनेस रोल वाले सेक्टर हैं उनको किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है और उनको किस तरह अवेयर करना है कि आपने अपना जो भी प्रोडक्ट बनाना है या आपके जो भी प्रोसेस करना है उसको इस तरह करना है कि आप डिप्लीट ना करें चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जब ठीक है ये एजेंडा पास हो गया तो फिर एक मैनेजमेंट टास्क भी है। अब ये करने के लिए भी कुछ मैनेजमेंट टास्क होने चाहिए ना, किस तरह से ये परफॉर्म। उसमें एक टर्म आई दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल ऑडिट। ठीक है, एनवायरमेंटल ऑडिट में जब डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आए एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, उसमें जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना कि आपने बिल्कुल बेधड़क नहीं इस्तेमाल करते कि आपने इस तरह के प्रोसीजर अपनाने हैं, इस तरह के आपके सुने चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट कम से कम डिप्लीट हो। ठीक है, और इस तरह की अप्रोच को इन्हांस किया गया जिसमें ज़्यादातर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल हो, या मतलब डिप्लीशन का काम हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा, जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत देर से डेवलपमेंट बोल रही हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? बेसिकली जितनी भी इंसानियत है इस दुनिया में सबको नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत है। एक हद तक हर कोई नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहा है और करता रहेगा जब तक दुनिया है, लेकिन हमें नेचुरल रिसोर्स को इस तरह यूज करना है कि हमने अपनी नीड भी पूरी करनी है और उसको बचा के भी रखना है, उसको तबाह बर्बाद नहीं कर देना, उसको डिप्लीट नहीं कर देना कि आगे आने वालों के लिए कुछ बचे ही ना। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही फिनोमेना है। ठीक है, इसमें दो कॉन्सेप्ट। एक तो कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड्स कि आपने अपनी नीड को फुलफिल करना है, एंड नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ लिमिटेशन। आइडिया ऑफ लिमिटेशन क्या है कि आपने एक
सस्टेनेबल वे में इस्तेमाल करना है, मतलब बिल्कुल मतलब वो होता है ना, अब आउट ऑफ कंट्रोल होकर इस्तेमाल ना करें अपने रिसोर्स को, खास नेचुरल रिसोर्स को, कि वो आगे आने वालों के लिए कुछ बचे ही ना। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट slide please. हेलो, अच्छा सर, यहाँ से जो है वो अपना प्रोसीड करेंगे। अस्सलाम मैंने वालेकुम। साइड चेंज कर दी मेरा है। नाम सैयद आदम अहमद है। जी सर। जी सर यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। अच्छा यहाँ पे हमने एक ग्राफ शो किया है जिसमें हमने समझाने की कोशिश की है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की इम्प्रूवमेंट किन किन चीज़ों पे बेस करती है। दो ही चीज़ें, एक बिहेवियरल चेंजेस और एक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अगर हमारी सोसाइटी में ना बिहेवियर को चेंजेस आ रही हैं ना कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, तो जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो बिलो द लो, मतलब वेरी लो की तरफ चली जाएगी। कोई सस्टेनेबिलिटी हमारी इम्प्रूव नहीं होगी। इसी तरीके से अगर सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हम लेके आ रहे हैं, तो जो हमारी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो मीडियम टू लो के दरमियान रहेगी। और इसके बरक्स अगर सिर्फ बिहेवियर चेंजेस आ रही हैं टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो जो हमारी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो इम्प्रूव होकर मीडियम की तरफ जाएगी। और अगर हम इसका मर्जर, जो कि जिसमें हम बिहेवियर चेंजेस भी लेके आए और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी लेके आए टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, तो जो हमारी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है वो हाई की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 मेन पिलर्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल। जिसमें जो हमारी सोशल डेवलपमेंट है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए, जिसमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, जिसके क्वालिटी लाइफ में एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए, वो भी सस्टेन होनी चाहिए, जिसके अंदर प्रॉपर रिसोर्स प्रोवाइड होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोडक्ट्स जो कि कस्टमर को हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो होना चाहिए, कैपिटल इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जिसमें प्रोडक्शन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल सब शामिल हैं। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिसके अंदर जो इन्वायरमेंट के मेन एरियाज़ हैं, वाटर को कंजर्व किस तरीके से किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ किस तरीके से जाया जाए, वेस्ट को किस तरीके से मिनिमाइज़ किया जाए, ये सब चीज़ें हमारे इन 3 पिलर्स में हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड्स। सर नेक्स्ट स्लाइड। इन 3 पिलर्स को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 17 गोल्स बनाए टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके अंदर पॉवर्टी है, जिसमें नो पॉवर्टी, और नंबर 2 पे ज़ीरो हंगर, नंबर 3 पे है हेलो जी जी, नंबर 3 पे है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, दैट इज टू इंश्योर हेल्दी लाइव्स। नंबर 4 पे क्वालिटी एजुकेशन, नंबर 5 जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल नंबर 7 जिसमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसी तरीके से नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 9 इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 10 रिड्यूस इनइक्वलिटीज, नंबर 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन, नंबर 14 life below water, that is to conserve and sustainable use of oceans, seas and marine resources. Number 15 है life on land, जो कि जैसे sustainable manage of forest and how to preserve land degradation. Number 16 है peace, justice and a strong institution, that is to promote justice, peaceful and inclusive societies. Number 17 है partnership for the goals. ये जो 17 गोल्स हैं वो सारे जो है वो जो
प्रीवियस स्लाइड में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 पिलर्स पढ़े थे, उन सब का मर्जर, उन सबको देखते हुए बनाया गया। उन तमाम गोल्स का जो मकसद है वो ये है कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उससे निपटा जाए टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड्स। एक स्लाइड आगे से, इससे पहले वाली स्लाइड, इन्वायरमेंटल ऑडिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स अब अवेलेबल हैं टू असेस और इवेल्युएट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉर्पोरेशन अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो टूल्स हैं वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपनी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उसको असेस कर सकें, उसको इवेल्युएट कर सकें। और इसका एक फ़ायदा और है कि इस अपनी इवेल्युएशन को, अपनी असेसमेंट को अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू सेव प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर कंपैरिजन रिव्यू द गैप्स फॉर द बेटर प्लानिंग इन रिगार्ड्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि आपके अपने गैप्स उसको आप रिव्यू कर सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आपको बताया कि बहुत सारे टूल्स हैं और वो टूल्स आपको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट देम, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे असेस किया जाए, फिर उसकी वेरिफिकेशन होती है और फिर उन गैप्स को रिव्यू करके उसकी इम्प्रूवमेंट भी बताई जाती है। तो उन्हीं में से कुछ टूल्स के बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एक FEM है, एक एम्पोरी BEPI, ENM है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट स्लाइड। HIG FEM. The HIG Facility Environmental Module is a sustainable assessment tool that standardizes how facilities measure and evaluate their environmental performance air over air. तो ये एक ऐसा टूल है जो कि जो आपकी फैक्ट्री फैसिलिटी को एक टूल प्रोवाइड करता है कि आप अपने जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं उसको मेजर कर सकें और उसको जी कंटिन्यू करें, किसके माइक खुला हुआ था किसी का। ओके। The HIG FEM is designed to measure and quantify the sustainable impact of the facility, reduce idleness in measuring and reporting sustainability performance, drive business value through reducing risk and uncovering efficiencies, create a common means and language to communicate sustainability to stakeholders. इसका असल मकसद बस यही है कि आप अपने जो सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट है अपनी फैसिलिटी के उसको मेजर कर सकें, उसको क्वांटिफाई कर सकें और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जो कि जब आप हर साल अपना डेटा उस टूल में अपलोड करेंगे तो आपको फिर अपने गैप्स भी पता चलेंगे और फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये मॉड्यूल जो है वो इन्वायरमेंट के 7 सेक्शन कवर करता है, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, एनर्जी मैनेजमेंट है, वाटर यूज़ है, वो वेस्ट वाटर है, एयर एमिशन, वेस्ट मैनेजमेंट है, केमिकल यूज एंड मैनेजमेंट है। अच्छा, इन सब का मकसद ये होता है, आप इस टूल में जब आप इसको यूज़ करते हैं तो इसमें ये होता है कि आपकी अपनी फैसिलिटी की जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो डेटा आपने अपलोड करना होता है। इसी तरीके से जो आप वाटर यूज़ कर रहे हैं उसका डेटा आपने अपलोड करना होता है। इसी तरीके से वेस्ट वाटर और एयर इमिशन, कितनी आप एयर इमिट कर रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, वो आपको वहाँ पे डिफाइन करना होता है। इसी तरीके से आपको अपना वेस्ट बताना पड़ता है फॉर प्रोडक्शन और केमिकल यूज़, और कि कौन कौन से केमिकल है या किस तरीके से आप हैज़ार्डस केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उसको किस तरीके से जो हैज़ार्डस केमिकल हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकें ग्रीन केमिकल की तरफ। तो जब आप डेटा ये अपलोड करते हैं वहाँ पे तो एक आपका 1 साल का एक पूरा एक डेटा बन जाता है कि भाई इस साल हमने, ये हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी, ये हमारे डेटा था। अब उस डेटा को देखते हुए हमने टारगेट सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने वाटर कितना यूज़ किया है, अगर फॉर एग्जांपल 100 गैलन यूज़ किया पर प्रोडक्शन, तो उसको हम रिड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए एक्शन प्लान बनाना, उसके लिए टारगेट बनाना, और उसके लिए आपके पास 1 साल का टाइम होता है कि आप उसको 1 साल के अंदर अंदर उसको अपनी इम्प्रूवमेंट को शो करवा सकें नेक्स्ट ईयर। इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जो है हर सेक्शन के हवाले से 3 लेवल होते हैं, जिसमें लेवल 1 आपका जब अचीव हो जाता है, जब आप तमाम
सर एनर्जी का जो डेटा है वो आप ट्रैक कर रहे हो। अगर आपकी ट्रैकिंग प्रॉपर है तो आपका लेवल 1 अचीव हो जाता है। लेवल 2 ये होता है कि अब आपकी ट्रैकिंग प्रॉपर हो गई है, अब आपने एक बेसलाइन डेटा बना लिया अपना। अब उस बेसलाइन डेटा के अगेंस्ट आपने टारगेट सेट करने होते हैं, उसके लिए एक्शन प्लान बनाना पड़ता है और फिर उसको किसी तरीके से रिड्यूस करके जो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करना होता है। लेवल 3 जो है वो उसके लीडिंग प्रैक्टिसेस होती है, जिसके अंदर एक चीज़ तो ये है कि आपकी जो कंटिन्यूस रिडक्शन होती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की, वो इसके अंदर शो करवा रहे होते हैं। और दूसरी एक चीज़ कि आप किस तरीके से अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स ग्रीन इन्वायरमेंट आप शो करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी की यूजेस और क्लोज लूप वाटर रिसाइकलिंग, ये सब चीज़ें जब शो करवाते हैं वो आपको लेवल 3 अचीव हो जाता है। यहाँ इसके बाद से अब हसन अहमद कुरैशी प्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। ठीक है हसन, प्लीज जल्दी करें। जी सर, सबको सर आज ही सर यहाँ से बीपीआई जो आपसे परफॉर्मेंस ये भी है आपसे ऑलरेडी ये हमारे से इसमें बेसिकली हसन, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल। हेलो जी आप बोलें। सर, ये भी एक टूल है बीपीआई बिजनेस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इनिशिएटिव, जो कि फोकस करता है गैप एनालिसिस के ऊपर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के और इम्प्रूवमेंट के ऊपर और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के ऊपर। जैसे ग्रेजुअली जो है वो चलती जाती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके अंदर जो है वो जो टोटल परफॉर्मेंस एरियाज हैं वो ये सामने हमें स्लाइड देखने हैं। इसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, मेजर इन्वायरमेंटल इंसिडेंट्स हैं, एनर्जी यूज, ट्रांसपोर्ट, ग्रीन हाउस गैस, कंटामिनेटेड लैंड, सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। बेसिकली ये आपकी परफॉर्मेंस को भी मेजर कर रहा होता है। साथ ही साथ अगर कोई इन्वायरमेंट के इंसिडेंट्स अकरेंस जिनकी हुई है उसके हवाले से भी जो है ये डेटा एक्वायर कर रहा होता है। उसके अलावा ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है आपकी, उसकी बेसिस पे इसकी रेटिंग क्रिएट हो रही होती है इंटरनेट पोर्टल पे। वहां से जो है ये अपने जो जितने बिजनेस पार्टनर्स होते हैं जो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं उनके साथ डेटा भी शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट। इसके बेनिफिट्स एंड फीचर्स की अगर बात कर लेते हैं तो ये स्पेस प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंटल रिलेटेड सप्लाई चेन्स को, जहाँ पे ये अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करके रिपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सपोर्टिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अलाउइंग मेंबर्स टू रिक्वेस्ट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज इन देयर सप्लाई चेन। जो बिजनेस आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को देख सकते हैं और उसके रिजल्ट्स की बेसिस पे आपस में एक दूसरे की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करके जो है वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें भी सर वो 11 पॉइंट्स के हवाले से ये जो जिसमें जिस जिसके हवाले से रिपोर्टिंग कर रही होती है कोई भी फैसिलिटी, तो वो 11 पॉइंट्स हैं जो कि शेयर किए जाते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, जो भी आपकी इंटरेस्टेड पार्टी हो सकती है, जो इंटरनल एक्सटर्नल है, उनके साथ आप अपनी जो है प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं। और अल्टीमेटली वो जो है समहाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही जो है लिंक्ड होता है, क्योंकि जब उसकी असेसमेंट की जाती है उसके रिजल्ट्स को जो है वो इंटरेस्टेड पार्टी यही कहती है कि इसको बेहतर से बेहतर करना है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ही जा रहे होते हैं। नेक्स्ट। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से बहुत सारे लोग वाकिफ हैं क्लास में, जो कि ऑब्वियसली आपके एनर्जी के यूजेज को जो है वो बेहतर अंदाज में मैनेज करने के लिए जो है एक सिस्टम दिया गया आईएसओ की तरफ से। और इम्प्रूव्ड एनर्जी मैनेजमेंट होती है इसके थ्रू आप फर्दर जो है वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं विद मिनिमल अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज। नेक्स्ट। इसमें जो है ये 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं यूएन के वो कवर कर रहा होता है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड सर। एक जो है ये अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसके अलावा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन 4 सस्टेनेबल गोल्स को भी अचीव कर सकती है, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स जो है प्रोग्रेस को। नेक्स्ट।
एक जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है, ये वही नीड्स और कंजम्पशन वाला जो सिनेरियो था वो इसमें कवर हो जाता है। क्लाइमेट एक्शन, जिसमें एजुकेट यंग पीपल ऑन क्लाइमेट चेंज टू पुट देम ऑन अ सस्टेनेबल पाथ अर्ली ऑन, यानी लोगों को अवेयर करना। जैसे आज के लिए अगर बात कर लें तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है इतनी ज्यादा, तो ये गोल जो है वो उस तरफ लोगों को लेके जाता है कि जो टीनेजर्स हैं या जो नए लोग इंडस्ट्री में आने वाले हैं उनको हम अर्ली ऑन स्टेज पे जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्लाइमेट एक्शन के हवाले से उनको ट्रेन करें और उनको अवेयर करें ताकि वो आने वाले वक्तों में कुछ ना कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अपनी जो है वो इनपुट दे सकें। नेक्स्ट स्लाइड सर। उसके साथ ही एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम भी एक टूल है। अगर इन्वायरमेंटल, चूंकि इसकी ऑडिटिंग भी होती है, जो भी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस होती है इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी करवाया होगा, तो इसका एक पूरा प्लान होता है जो अभी जो आईएसओ, सॉरी सर, ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है आपकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर, मैनेज करने के लिए इन्वायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज और इन अ सिस्टमैटिक मैनर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द इन्वायरमेंटल पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। बेसिकली जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग इससे वाकिफ होंगे। अभी जो रिसेंट स्टैंडर्ड है इसका आईएसओ 14001 2015 वाला, उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज दी गई है जो कि लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव के हवाले से, उसमें सप्लाई चेन यानी रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन से लेकर के, यानी रॉ मटेरियल हमारे पास जहाँ से जनरेट हो रहा है वहां से लेकर उसके फाइनल डिस्पोजल तक जो है असेसमेंट के हवाले से चीजें आपको एक डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है कि उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है किस किस स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट, ये 4 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी है जिसमें कल्चरल वाइटलिटी है, एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी है, इकोनॉमिक हेल्थ एंड सोशल इक्विटी। अगर आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को कोई ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है और उसको फुली इम्प्लीमेंट कर देती है तो उसके ये 4 पिलर्स जो हैं इनके प्रिंसिपल्स के ऊपर रहते हुए काम करें तो ये चारों पिलर्स की गोल जो है वो अचीव कर सकती है। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स एंड स्टैंडर्ड, बेनिफिट ऑफ द स्टैंडर्ड में आते हैं एनहांसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, fulfillment of compliance obligations and achievement of environmental objectives. Next sir, साथ ही साथ जो है ये जो 17 गोल्स थे यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके इसकी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आप 12 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसकी अचीवमेंट कर सकते हैं। Next. ये स्लाइड में देख सकते हैं, जैसे एक में नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है। नेक्स्ट, क्वालिटी एजुकेशन है, साथ ही साथ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। नेक्स्ट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके अलावा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर सकते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके। रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन जो कि गोल नंबर 12 है उसके ऊपर काम किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्लाइमेट एक्शन, इसमें दोबारा आई है लाइफ, ब्लू वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, दोनों इसमें कवर हो सकते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, कंक्लूजन इस बात पे करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इज द नीड ऑफ टाइम, सो डोंट वेस्ट द टाइम एज टाइम विल वेस्ट अस। हम जिस जगह पे इस वक्त खड़े हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से एक ग्राफ पे दिखाया था, ये बिहेवियरल चेंजेस के साथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दोनों को अगर साथ लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आगे आके हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है वो हायर लेवल अचीव कर सकते हैं। तो बगैर टाइम जाए कि हमें अपने तौर पे चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अपना इनपुट दें जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गुड को अवेल कर सकें और बिहेवियरल लेवल पे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दोनों को साथ लेके चलें। नेक्स्ट, furthermore there is still need of results oriented planning and implementation with audit monitoring to pursue the path of sustainable development and save the environment। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं, बहुत सारी जो है वो टूल्स आपको मिल जाएंगे, बट रिजल्ट ओरिएंटेड अगर उसकी मॉनिटरिंग और उसकी ऑडिटिंग जो है वो स्ट्रिक्टनेस के साथ होगी तभी जाके हम जो है कोई ना कोई गोल उसकी अचीव या उसका फ्रूटफुल एक जो है वो आउटकम हम उसका ले सकते हैं। जब तक हमारी ऑडिटिंग या मॉनिटरिंग स्ट्रिक्टनेस के साथ नहीं होगी तो उसका जो फ्रूटफुल आउटकम है वो हम उससे अवेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट,
Thank you for your valuable time. Thank you so much. Next lecture. अच्छा जी, बात ये है कि मैंने आपकी देखी किसी को कोई presentation, बहुत अच्छी आप लोगों ने बनाई है। शुरू के अंदर जब नायरी ने स्टार्ट किया तो आई वॉज अ बिट लॉस्ट ना, कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि डायरेक्शन क्या है, लेकिन रफ्ता रफ्ता बाद में आप लोगों ने जब पिक किया तो वो चीजें संभली हैं। इसमें प्रेजेंटेशन में एक खराबी है, वो क्या है कि आपने बहुत सारी तस्वीरों को रिपीट किया है आगे। तो नॉर्मली ऐसा अच्छा नहीं लगता कि एक तस्वीर जो कि आप पहले यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं वापस जाऊं अगर आपको दिखाऊं कि ये जो तस्वीर है जो आपने रिसाइकलिंग की है, ये रिसाइकल की 2 जगह है। ये जो बच्ची जो बैठी हुई लैंप एनर्जी की पढ़ रही है, वो 2 दफा आपने दिखाई है। और भी कुछ ये देखें, ये तस्वीर आप यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। ये सस्टेनेबल सर ये डेवलपमेंट 4 गोल्स थे वो रिपीट हो रहे थे। जी रिपीट हुए हैं आपके, ये तस्वीरें भी रिपीट हुई हैं। अगर आप कोई दूसरी तस्वीर सेलेक्ट कर लेते ना इसके लिए, तो आपने जरा डंडी मारी टाइम बचाने के लिए। सर एनीवे इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, वेरी गुड। इनिशियली जरा थोड़ा स्लो था, जब नायरी ने स्टार्ट किया तो आई वाज अ बिट लॉस्ट, लेकिन ग्रेजुअली आप लोगों ने इसको मेकअप किया। इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। तो आपको प्रेजेंटेशन में जो है 9 आउट ऑफ 10, और प्रेजेंटर को तीनों को मैं 9 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो 18 नंबर ईच आपके हो गए। इससे पहले कि मैं थैंक यू खत्म सो करूं, मच। आपको बता दूं कि Thank फाइनल की you डेट्स so आज मैं much. फाइनल कर रहा था। आपके फाइनल एग्जाम मुहर्रम के बाद जो वीकेंड आएगा वहां से हम शुरू करेंगे। तो क्योंकि सितंबर में हमें 9 सितंबर का हमने टारगेट रखा है अगला सेमेस्टर शुरू करने का, तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें इम्तिहान की। फाइनल एग्जाम जो है मुहर्रम, मेरे ख्याल से 9 और 10 मुहर्रम पड़ेगी, बुध जुमरात है। उसके बाद जो जुम्मा या हफ्ता आएगा उससे हम एग्जाम लेने शुरू करेंगे, और वी विल ट्राई टू मेक इट, क्योंकि आप मसला ये होता है कि कभी-कभी एक दिन तो ऐसा है कि एक स्टूडेंट होता है, उसके 2 पेपर क्लैश कर जाते हैं उस शेड्यूल के अंदर, फिर वो टीचर के साथ बड़ा मसला, उसको एडजस्ट करना टाइम लगता है हमें। तो ज़हन में अपने रख लीजिए कि 20-22 अगस्त से आपके फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, और कल जो लोग ग्रुप हैं बाकी रह गए हैं, कल सारे के सारे प्रेज़ेंट करते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरा जो रिमेनिंग सिलेबस रह गया है वो मैंने आपके साथ कवर करना है। और ये मैं बता दूँ कि ईद के बाद जो फ्राइडे आ रहा है ना, क्योंकि छुट्टी जो है मंगल, बुध, जुमेरात है, जुमे को मैं क्लास लूँगा ताकि हम सिलेबस कवर कर सकें। ठीक है? ओके सर। ओके जी। खुदा हाफ़िज़। ठीक है। ऑल द बेस्ट जनाब। अपना